तुम लोग क्रांतिकारी तरुण तरुणियां बनते हो। तुम इस देश की आधी ताकत को बचा सकते हो। ऐसा करो, जितनी लड़कियां विश्वविद्यालय में हैं उनसे विवाह कर डालो। अपने बाप को मत बताना, वो दहेज मांगने लगेगा। इसके बाद जितने लड़के बचे हैं वे एक दूसरे की बहन से शादी कर लें। ऐसा बुनियादी क्रांतिकारी काम कर डालो। और फिर जिस सिगड़ी को जमीन पर रखकर तुम्हारी मां रोटी बनाती है उसे टेबल पर रख दो, जिससे तुम्हारी पत्नी सीधी खड़ी होकर रोटी बना सके। 20-22 सालों में सिगड़ी ऊपर नहीं रखी जा सकी और न झाड़ू में 4 फुट का डंडा बांधा जा सका। अब तक तुम लोगों ने क्या खाक क्रांति की है। नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है द सीरियस कॉमेडी शो में। आज हरिशंकर परसाई जी का एक व्यंग आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूं, जिसका शीर्षक है बारात की वापसी। दोस्तों, इससे पहले कि आप इस व्यंग को सुने, आपसे निवेदन है कि कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो लाइक और कमेंट अवश्य करें। अच्छे कमेंटों को पढ़कर मेरा मनोबल बढ़ता है और आलोचनाएं सुनकर मैं समझ पाता हूं कि क्या सुधारों की गुंजाइश है और क्या क्या सुधार इसमें किए जाने चाहिए। तो दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर सुनते हैं हरिशंकर परसाई जी का व्यंग बारात की वापसी। बारात में जाना कई कारणों से टालता हूं। मंगल कार्यों में हम जैसी चढ़ी उम्र के कुंवारों का जाना अपशकुन है। महेश बाबू का कहना है, हमें मंगल कार्यों से विधवाओं की तरह दूर ही रहना चाहिए। किसी का अमंगल अपने कारण क्यों हो। उन्हें पछतावा है कि 3 साल पहले जिनकी शादी में वो गए थे उनकी तलाक की स्थिति पैदा हो गई है। उनका ये शोध है कि महाभारत युद्ध न होता अगर भीष्म की शादी हो गई होती, और अगर कृष्ण मेनन की शादी हो गई होती तो चीन हमला न करता। सारे युद्ध प्रौढ़ कुंवारों के अहम की तुष्टि के लिए होते हैं। 1948 में तेलंगाना में किसानों का सशस्त्र विद्रोह देश के वरिष्ठ कुंवारे विनोबा भावे के अहम की तुष्टि के लिए हुआ था। उनका अहम भूदान के रूप में तुष्ट हुआ। अपने पुत्र की सफल बारात से प्रसन्न मायाराम के मन में उस दिन नागपुर में बड़ा मौलिक विचार जगा था। कहने लगे, बस अब तुम लोगों की बारात में जाने की इच्छा है। हम लोगों ने कहा, अब किशोरों जैसी बचकानी बारात तो होगी नहीं। अब तो बारात ऐसी होगी कि किसी को भगाकर लाने के कारण हथकड़ी पहने हम होंगे और पीछे चलोगे तुम लोग, जमानत देने वाले। ऐसी बारात होगी। चाहो तो बैंड भी बजवा सकते हो। विवाह का दृश्य बड़ा दारुण होता है। विदा के वक्त औरतों के साथ मिलकर रोने को जी करता है। लड़की के बिछोड़ने के कारण नहीं, उसके बाप की स्थिति देखकर लगता है। इस कौम की आधी ताकत लड़कियों की शादी करने में जा रही है। पाव ताकत छिपाने में जा रही है। शराब पीकर छिपाने में, प्रेम करके छिपाने में, घूस लेकर छिपाने में। बची हुई पाव ताकत से देश का निर्माण हो रहा है। तो जितना हो रहा है बहुत हो रहा है। आखिर 1/4 ताकत से कितना होगा। ये बात मैंने उस दिन एक विश्वविद्यालय के छात्र संघ के वार्षिकोत्सव में कही थी। कहा था, तुम लोग क्रांतिकारी तरुण तरुणियां बनते हो। तुम इस देश की आधी ताकत को बचा सकते हो। ऐसा करो, जितनी लड़कियां विश्वविद्यालय में हैं उनसे विवाह कर डालो। अपने बाप को मत बताना, वो दहेज मांगने लगेगा। इसके बाद जितने लड़के बचे हैं वे एक दूसरे की बहन से शादी कर लें। ऐसा बुनियादी क्रांतिकारी काम कर डालो। और फिर जिस सिगड़ी को जमीन पर रखकर तुम्हारी मां रोटी बनाती है उसे टेबल पर रख दो, जिससे तुम्हारी पत्नी सीधी खड़ी होकर रोटी बना सके। 20-22 सालों में सिगड़ी ऊपर नहीं रखी जा सकी और न झाड़ू में 4 फुट का डंडा बांधा जा सका। अब तक तुम लोगों ने क्या खाक क्रांति की है। छात्र थोड़ा चौंके, कुछ ही करते भी पाए गए, मगर हुआ कुछ नहीं। एक तरुण के साथ सालों की मेहनत करके उसके ख्यालात मैंने संवारे थे। वो शादी में मंडप में बैठा तो ससुर से बच्चे की तरह मचल कर बोला, बाबूजी हम तो वेस्पा लेंगे, वेस्पा के बिना कौर नहीं उठाएंगे। लड़की के बाप का चेहरा फक। जी हुआ जूता उतार कर 5 इस लड़के को मारूं और फिर 25 खुद अपने को। समस्या यूं सुलझी कि लड़की के बाप ने साल भर में वेस्पा देने का वादा किया। नेक के लिए बाजार से वेस्पा का खिलौना मंगाकर थाली में रखा, फिर 1.25 रुपया रखा और दामाद को भेंट किया।
₹1.25 तो मरते वक्त गोदान के निमित्त दिया जाता है ना। हाँ, मेरे उस तरुण दोस्त की प्रगतिशीलता का गोदान हो रहा था। बारात की यात्रा से मैं बहुत घबराता हूं, खासकर लौटते वक्त, जब बाराती बेकार बोझ हो जाता है। अगर जी भरकर दहेज न मिले तो वर का बाप बारातियों को दुश्मन समझता है। मैं सावधानी बरतता हूं कि बारात की विदा के पहले ही कुछ बहाना करके किराया लेकर लौट पड़ता हूं। एक बारात से वापसी मुझे याद है। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चलें। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना जरूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफर नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्ध थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुए थी। लोग इसलिए इससे सफर नहीं करना चाहते कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। ये बस पूजा के योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता था। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, ये बस चलती भी है? वो बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है ये? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे, पर डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवीली बसों से ज्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से गोद में लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा राजा रंक फकीर। आदमी को कूच करने के लिए एक निमित्त चाहिए। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया। ऐसा लगा जैसे सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था। हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि ये गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलनों के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता कि सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागे जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। ये समझ में नहीं आता था कि हम सीट पर बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगे, जैसे मां बच्चे के मुंह में दूध की शीशी लगाती है। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बड़े लुभावने थे। दोनों तरफ हरे हरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता डर लगता कि इससे बस टकराएगी। वो निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतजार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें गोता लगा जाएगी। एकाएक बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वो चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया था। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, ये तो इत्तेफाक की बात है। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वो बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई है। हमें ग्लानि हो रही थी कि इस बेचारी पर लदकर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी।
धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वो रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वो एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वो उम्र ही नहीं रही। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। बस बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धा भाव से देखा। वो टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इसी बस से सफर कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर पड़ती और हम सब मारे जाते तो देवता बाहें पसारे उसका इंतजार करते। कहते, वो महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक की ओर प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी, तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही। हंसी मजाक चालू हो गया। ठंड बढ़ रही थी। खिड़कियां खुली थी ही। डॉक्टर ने कहा, गलती हो गई, कुछ पीने को ले आते तो ठीक रहता। ठंड बढ़ रही थी। एक गांव पर बस रुकी तो डॉक्टर फौरन उतरा। ड्राइवर से बोला, जरा रोकना, नारियल ले आऊं, आगे मढ़िया पर फोड़ना है। डॉक्टर झोपड़ियों के पीछे गया और देशी शराब की बोतल ले आया। छागलों में भरकर हम लोगों ने पीना शुरू किया। इसके बाद किसी कष्ट का अनुभव नहीं हुआ। पन्ना से पहले ही सब मुसाफिर उतर चुके थे। बस कंपनी के हिस्सेदार शहर के बाहर ही अपने घर पर उतर गए। बस शहर में अपने ठिकाने पर रुकी। कंपनी के 2 मालिक रजाइयों में दुबके बैठे थे। रात का 1 बजा था। हम पांचों उतरे। मैं सड़क के किनारे खड़ा रहा। डॉक्टर भी मेरे पास खड़ा होकर बोतल से अंतिम घूंट लेने लगा। बाकी 3 मित्र बस मालिकों पर झपटे। उनकी गर्म डांट हम सुन रहे थे, पर वे निराश लौटे। बस मालिकों ने कह दिया था, सतना की बस तो 4-5 घंटे पहले जा चुकी, अब लौटती होगी, अब तो बस सवेरे ही मिलेगी। आसपास देखा तो सारी दुकानें, होटलें बंद। ठंड कड़ाके की, भूख भी खूब लग रही थी। तभी डॉक्टर बस मालिकों के पास गया। 5-1 मिनट में उनके साथ लौटा तो बदला हुआ था। बड़े अदब से मुझसे कहने लगा, सर नाराज मत होइए, सरदार जी कुछ इंतजाम करेंगे। सर उन्हें अफसोस है कि आपको तकलीफ हुई। अभी डॉक्टर बेतकल्लुफी से बातें कर रहा था और अब मुझे सर कह रहा है। बात क्या है? कहीं ठर्रा ज्यादा तो असर नहीं कर गया? मैंने कहा, ये तुमने क्या सर लगा रखी है? उसने फिर वैसे ही झुककर कहा, सर नाराज मत होइए, सर कुछ इंतजाम हुआ जाता है। मुझे तब भी कुछ समझ में नहीं आया। डॉक्टर भी परेशान था कि मैं समझ क्यों नहीं रहा हूं। वो मुझे अलग ले गया और समझाया, मैंने इन लोगों से कहा है कि तुम संसद सदस्य हो, इधर जांच करने आए हो। मैं एक क्लर्क हूं जिसे साहब ने एमपी को सतना पहुंचाने के लिए भेजा है। मैंने इनसे कहा कि सरदार जी मुझ गरीब की तो गर्दन कटेगी ही, आपकी भी लेवादेही हो जाएगी। वो स्पेशल बस से सतना भेजने का इंतजाम कर देगा। जरा थोड़ा एमपी पन तो दिखाओ, उल्लू की तरह क्यों पेश आ रहे हो? मैं समझ गया कि मेरी काली शेरवानी काम आ गई। ये काली शेरवानी और ये बड़े बाल मुझे कई रूप देते हैं। नेता भी दिखता हूं, शायर भी, और अगर बाल सूखे बिखरे हों तो जुम्मन शहनाई वाले का भी धोखा हो जाता है। मैंने मिथ्याचार का आत्मबल बटोरा और लौटा तो ठीक संसद सदस्य की तरह। आते ही सरदार जी से रौब से पूछा, सरदार जी आरटीओ से कब तक इस बस को चलाने का सौदा हो गया है? सरदार जी घबरा उठे। डॉक्टर खुश था कि मैंने फर्स्ट क्लास रोल किया है। रोबदार संसद सदस्य का एक वाक्य ही काफी है, ये सोचकर मैं दूर खड़े होकर सिगरेट पीने लगा। सरदार जी ने वहीं मेरे लिए कुर्सी बुलवा दी। वो डरे हुए थे और डरा हुआ मैं भी था।
मेरा डर ये था कि कहीं पूछताछ होने लगी कि मैं कौन संसद सदस्य हूं तो क्या कहूंगा। याद आया कि अपने मित्र महेश दत्त मिश्र का नाम धारण कर लूंगा। गांधीवादी होने के नाते वो थोड़ा झूठ बोलकर मुझे बचा ही लेंगे। अब मेरा आत्मविश्वास बहुत बढ़ गया था। झूठ अगर जम जाए तो सत्य से ज्यादा अभय देता है। मैं वहीं बैठे बैठे डॉक्टर से चीख कर बोला, बाबू क्या यहां कयामत तक बैठे रहना पड़ेगा? इधर कहीं फोन हो तो जरा कलेक्टर को इत्तला कर दो, वो गाड़ी का इंतजाम कर देंगे। डॉक्टर वहीं से बोला, सर बस 1 मिनट, जस्ट ए मिनट सर। थोड़ी देर बाद सरदार जी ने एक नई बस निकलवाई, मुझे सादर बैठाया, बस चल पड़ी। मुझे एमपीपन काफी भारी पड़ रहा था। मैं दोस्तों के बीच अजनबी की तरह अकड़ा बैठा था। डॉक्टर बार बार सर कहता रहा और बस का मालिक हुजूर। सतना में जब रेलवे के मुसाफिर खाने में पहुंचे तब डॉक्टर ने कहा, अब 3 घंटे लगातार तुम मुझे सर कहो, मेरी बहुत तौहीन हो चुकी है।